गुड मॉर्निंग। आज के न्यूज़पेपर की जो पहली कटिंग मैंने लगाई है वो जमनालाल बजाज पुरस्कार से संबंधित है। लेबनान के हैं डॉक्टर ओगेरित यूनान एंड डॉक्टर वालिद स्लैबी। तो इनको 2022 के लिए गांधीवादी विचारों को भारत से बाहर फैलाने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशंस क्लियर्स द रोड फॉर टीआरएस टू बिकम बीआरएस। तो यहाँ पर देखें आप, जो निर्वाचन आयोग है उन्होंने अनुमति दे दी है टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति, और इसका नाम बदलने का उन्होंने आवेदन दिया था। तो तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर अब कर दिया जाएगा भारत राष्ट्र समिति। तो कहीं न कहीं ये संबंधित है, इनका चुनावों से संबंधित है। आपको पता होगा तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो चंद्रशेखर राव हैं, के चंद्रशेखर राव, तो एक राजनीतिक आकांक्षा है। हमारे यहाँ से नीतीश कुमार जी हैं, वहाँ चंद्रशेखर राव साहब हैं। तो कहीं न कहीं एक चाहत है कि तेलंगाना से उठकर राष्ट्र स्तर पर जाएँ। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। प्रश्न बहुत अच्छा आ सकता है कि किस राजनीतिक दल का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया गया है। अगले कटिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्पोर्ट्स से बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फीफा अब अपने मुकाम की तरफ जा रहा है, अंतिम जो चरण है इसका। तो ब्राज़ील को हराकर क्रोएशिया ने एक सनसनी फैलाई थी, आपको याद होगा। जो 2 सेमीफाइनल हैं, तो दोनों इंग्लैंड ने, यहाँ पर देखिए इंग्लैंड ने फ्रांस को हराया है। तो अब इंग्लैंड को फ्रांस ने हराया है, तो फ्रांस पहुंच गया। और फ्रांस का जो मुकाबला है अब वो होगा क्रोएशिया से, और फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से होगा, और क्रोएशिया उधर पहुंच चुका है। तो क्रोएशिया और अर्जेंटीना, तो इस तरह से फाइनलिस्ट लगभग क्लियर हैं कि मोरक्को और फ्रांस, और क्रोएशिया और अर्जेंटीना। तो मेरा अपना मानना है कि फ्रांस और मोरक्को, मेरा तो अपना मानना है कि फ्रांस आना चाहिए फाइनल में, और उधर क्रोएशिया अर्जेंटीना है, कहा नहीं जा सकता है क्योंकि क्रोएशिया जो है वो ब्राज़ील को हराकर गया है, तो कह नहीं सकते। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अर्जेंटीना को जीतना चाहिए। तो फाइनल बहुत मज़ेदार रहेगा फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच। देखते हैं क्या होता है। अगली जो कटिंग मैंने दी है वो ई रूपी के बारे में है, जानना चाहिए आपको। आप सबको पता होगा कि बजट जो 2022-23 था, तो उसमें निर्मला सीतारमण ने, हमारी वित्त मंत्री, तो बजट में उन्होंने 2022-23 का जो बजट था उसमें उन्होंने प्रपोज किया था कि जो सीबीडीसी है, यानी कि डिजिटल करेंसीज को बोलते हैं, तो भारत अपना डिजिटल करेंसी लेकर आएगा, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और इसको लॉन्च कर दिया गया है, रिटेल डिजिटल रुपी पायलट प्रोजेक्ट। तो ये जितने सारे पॉइंट्स इस पे बन सकते हैं उसको ज़रा देख लें। ये मैंने डाल दिया है डिजिटल रुपी। ध्यान रखना है यहाँ पर, जो क्रिप्टो करेंसी है उससे अलग है ये। क्रिप्टो करेंसी जो होता है वो किसी देश की केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी नहीं होता, और ज़्यादातर देशों ने भी क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दिया है। डिजिटल रुपी जो जस्ट लाइक, देखिए क्या है ये, इसको क्या कहा जाएगा, ई रूपी कहा जाएगा। डिजिटल जो रुपी हमारा है उसका नाम हालांकि सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, नाम से ही है कि ये सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी किया जा रहा है, यानी भारत के आरबीआई द्वारा जारी किया जा रहा है, जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, बस मान के चलें आप कि कैशलेस इकॉनमी की तरफ इंडिया बढ़ रहा है। कैशलेस इकॉनमी, या कह सकते हैं लिस्टलेस इकॉनमी। पहले तो लिस्टलेस होता है, उसके बाद फिर कैशलेस इकॉनमी होता है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी उसी दिशा में एक कदम है, जिसकी शुरुआत नोटबंदी से हुई थी 2016 में। तो ई रूपीज़ को कहा जा रहा है रिटेल, और शुरुआत इसकी कब से हुई, तो 1 दिसंबर से इसको लॉन्च किया गया है रिटेल के लिए। और ये आप देखें यहाँ पर सेम डिनोमिनेशन,
ये सेम डिनोमिनेशन, यानी कि जो फिजिकल करेंसी अभी है, तो जो फिजिकल करेंसी जिस डिनोमिनेशन में आ रहे हैं, जो नए नोट हैं 20 के, 50 के, 100 के, 200 के, 500 के, 1000 के, तो उसी डिनोमिनेशन में ये आएगा। और डिजिटल वॉलेट, यहाँ डिजिटल वॉलेट से इस्तेमाल होगा। आपके पास फ़ोनपे है, पेटीएम है, ये सभी डिजिटल वॉलेट हैं। तो बैंक से आप डिजिटल वॉलेट में डालेंगे और फिर उससे इसको आप इसके माध्यम से पेमेंट करेंगे। अभी फ़िलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको मुंबई, न्यू दिल्ली और भुवनेश्वर और बेंगलुरु, ये 4 शहरों से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। कम से कम इतना तो जानना ही चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं फिर। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार पर छठे दौर की वार्ता आज से, ये कटिंग मैंने लगा दी है, ये आपको जानना चाहिए कि अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इंडिया का कई देशों के साथ बदलते वक्त में आने वाले दिन में अपने आप को और मजबूत करने के लिए भारत कई देशों के साथ हमारा FTA चल रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA। तो इस FTA में अभी आपने देखा होगा कि आज से 15-20 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की संसद ने FTA को उन्होंने अनुमति दी, ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा तय हो चुका है और डेट माना जा रहा है कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी 1 में ये लागू हो जाएगा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद लागू हो जाएगा। इसके पहले आप देखें UAE के साथ हमारा हुआ, UAE के बाद उसकी हमारा जो मॉरिशस के साथ पहले से ही है, मॉरिशस। तो UAE और मॉरिशस कितने देश हो गए? मॉरिशस हो गया, UAE हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो और आने वाले दिन में ब्रिटेन के साथ हमारा हो जाएगा, UK के साथ। इसके बाद फिर कनाडा से बात चल रही है, कनाडा से। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भारत के लिए। और आपको पता होगा मुक्त व्यापार का मतलब हुआ कि टैरिफ फ्री, मतलब टैरिफ फ्री का मतलब हो गया जो टैरिफ है उसको रिड्यूस किया जाएगा, या फिर उसको कई सारी कमोडिटीज़ हैं जिस पर कि ज़ीरो किया जाएगा। तो वर्ल्ड ट्रेड जो चलता है, तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा दोनों देशों को फ़ायदा होता है अपने अपने प्रोडक्ट को एक दूसरे के यहाँ बेचने में। अगले कटिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने शेयरों में 4500 करोड़ रुपये डाले। कितने डाले? 4500 करोड़ रुपये। लेकिन मायने नहीं रखता है ये अमाउंट आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर मैंने इसलिए डाला है, सिर्फ आपके काम की चीज़ क्या है, विदेशी संस्थागत निवेशक कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व। तो आप सबको पता है, देखिए आपको फैक्ट से लेकर कॉन्सेप्ट सब जानना है BPSC के लिए। जैसा दुश्मन वो वैसा हथियार आपके पास, वैसी वेपन्स रहनी चाहिए। तो आपने देखा होगा BPSC का जो स्तर है। खैर, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए कि भाई अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है कौन सा है, फेडरल रिजर्व है। इस तरह 2-4 और देशों का नाम आप ध्यान कर लें, अपने आप को हर चीज़ के लिए तैयार रखें। जैसे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना हो गया, इसी तरह से जो पाकिस्तान है वहाँ का आप देख लें, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पाकिस्तान का रिजर्व बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया का रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, फेडरल रिजर्व हो गया, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया। तो कुछ देशों के जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर जो एक समझने वाली चीज़ है, विदेशी संस्थागत निवेशक, तो यहाँ पर ध्यान रखें, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ हमारे देश में 1991 में, तो उसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको 2 भागों में बांटा गया था, FDI और FII, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। लेकिन बाद में 2014 में अरविंद मायाराम कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने जो रिकमेंड किया, तो उसके आधार पे आज के डेट में FDI तो है और FPI है। अब FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो FDI, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FPI? तो देखिए, किसी कंपनी में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी के शेयर्स हैं, अगर वो 9% तक रहते हैं, अप टू 9%, तो अगर किसी कंपनी में, जो विदेशी कंपनी है, किसी भारतीय कंपनी में उनका जो होल्डिंग है वो 9% तक रहेगा, तो उसको FPI कहा जाएगा। और 9% से जैसे ही ऊपर हो जाएगा तो वो FDI कहा जाएगा। बाद बाकी चीज़ें आप सबको पता है कि FDI किसी भी कंट्री के लिए जो है वो
अच्छा होता है, क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है, जबकि एफपीआई जो होगा वो बेसिकली आपका जो कैपिटल मार्केट है, शेयर मार्केट वहाँ जाता है, और इस वजह से इसका जो नेचर होता है वो थोड़ा वोलाटाइल टाइप का होता है। खैर, अगली कटिंग लेते हैं। अर्थव्यवस्था बढ़ने के दौर में शिक्षा पर अधिक निवेश जरूरी। बस इसमें एक इन्फॉर्मेशन कि नई शिक्षा नीति, कंफ्यूज कर सकते हैं अगर ध्यान नहीं हो तो, नई शिक्षा नीति कब से? तो नई शिक्षा नीति 2020 से, ध्यान रखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब से? तो 2020 से। और जो नई शिक्षा नीति है तो उसमें क्या कहा गया है, कम से कम कितने परसेंट? तो 6%। देखें, कम से कम 6% आपको कहा गया है कि एडुकेशन पे आप डालिए, जो कि वर्तमान में ये 4.6% है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नवंबर में भारत ने कच्चा तेल काफ़ी ज़्यादा खरीदा रूस से। तो देखिए, जब से यूक्रेन वॉर हुआ है तो उस पे जितने सारे सैंक्शन लगे हैं, तो स्वाभाविक रूप से रूस से भारत अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, और आपको पता होगा भारत उन देशों में से है जो अपना ऑयल का रिजर्व रखता है। तो भारत ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाया है और लगातार तेल खरीद रहा है रूस से। और ध्यान रखना है यहाँ पर कि एक समय था जब नंबर 1 पे हमारा कौन रहा है? इराक रहा है। इराक। और दूसरे स्थान पे कौन रहा है हमारा सब दिन से? इराक और सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया। लेकिन आज के डेट में नंबर 1 पे कौन चला गया है? नंबर 1 पे लगभग 20 से 22% हम लोग खरीद रहे हैं अपनी ज़रूरत का। किससे? रसिया से खरीद रहे हैं, रूस से। और नंबर 2 पे इराक चला गया है, नंबर 3 पे सऊदी अरेबिया चला गया है। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। एक चीज़ और आपको पता होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भारत कच्चे तेल अपनी ज़रूरत का लगभग भारत लगभग 85% जो कच्चा तेल है, लगभग 80 से 85, 84-85%, तो वो खरीदता है बाहर से, यानी इम्पोर्ट पे डिपेंड करता है। ठीक इसी तरह से भारत खाद्य तेल के लिए भी, यानी कि दोनों तेल, खाद्य तेल वो भी लगभग 60% के आसपास भारत बाहर से लेता है, और जो कच्चा तेल है वो भी, यानी कि पेट्रोलियम भी 85% के आसपास, और जो खाद्य तेल है वो भी लगभग 55 से 60% तक। और खाद्य तेल में भी ज़्यादा हमारा जो पाम ऑयल है, मलेशिया और इंडोनेशिया पर हम लोग डिपेंड करते हैं। अगला है, ब्याज दरों पर फेडरल रिजर्व के फैसले से तय होगी बाजार की दिशा। तो फेडरल रिजर्व आप सबको पता है अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, और लगातार वहाँ पर जो इन्फ्लेशन की स्थिति बनी हुई है अमेरिका में, तो उसको काउंटर करने के लिए फेडरल रिजर्व के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी टाइट की जा रही है। इसकी वजह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी बढ़े हैं वहाँ पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका में। तो स्वाभाविक रूप से जो इन्वेस्टर्स हैं तो वो मूव कर रहे हैं भारत जैसे मार्केट से अमेरिका की ओर। इस कारण से हमारे यहाँ से एफपीआई जो था, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो वो यहाँ से पैसे निकाल करके और उन्होंने अलग-अलग जगहों पे डाला, ज़्यादातर अमेरिका में। इसको हम लोग ये एक करेंसी बोलते हैं, हॉट करेंसी, जिसका वोलेटाइल नेचर होता है। तो ब्याज दरों पर फेडरल रिजर्व के फैसले से तय होगा बाजार की दिशा। अभी वहाँ पर होना है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यह लिखा हुआ है, स्थानीय शेयर बाजारों की चाल इस सप्ताह मुख्य रूप से आर्थिक आंकड़ों, अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर निर्भर करेगी। और विश्लेषकों ने यह राय व्यक्त की, क्या राय व्यक्त की? औद्योगिक उत्पादन, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा है, और खुदरा महंगाई यानी कि सीपीआई के आंकड़े सोमवार को, यानी आज जारी होंगे। और कल डब्ल्यूपीआई के आंकड़े होंगे। आप सबको पता होगा कि इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई नामक 2 इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हर महीने के आप 12 और 13 तारीख को सीपीआई और दूसरे दिन डब्ल्यूपीआई के आंकड़े आते हैं। तो आज शाम तक में जो सीपीआई है, खुदरा महंगाई दर, तो उसके डेटा आएँगे आज, है ना? और बाद में फिर डब्ल्यूपीआई का आएगा। तो आप सबको पता है कि इन्फ्लेशन से मार्केट बहुत ज़्यादा तय होता है। खैर, इस पर और डिटेल से हम लोग बात करेंगे। अगली जो कटिंग है वो प्रेस रिलीज है, ये 8 दिसंबर का है ना? आरबीआई का है प्रेस रिलीज। इसमें उन्होंने क्या कहा है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड अ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। ये करेंसी स्वैप अग्रीमेंट है। इसके बारे में अलग से मैं बताऊंगा आपको, करेंसी स्वैप क्या होता है। करेंसी स्वैप, सॉरी,
तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है ये। किसके किसके बीच हुआ है? ये इंडिया और मालदीव के बीच हुआ है। इसके पहले इंडिया और श्रीलंका के बीच $400 बिलियन का हुआ था, मिलियन डॉलर का। यहाँ पर हुआ है $200 बिलियन का। किसके साथ? तो आरबीआई, भारत सरकार और मालदीव के बीच हुआ है। करेंसी स्वैप के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको अच्छी तरह से देखें। और मैं बता दूं कि आज से जो मैं वीडियो डाल रहा हूं या जो मेरा करंट पे न्यूज़पेपर की कटिंग्स पर, उसको डेली अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर 2 दिनों का हो जाएगा जब, तो इस पर एमसीक्यू में डालूंगा। जैसे आज और कल, इन 2 दिनों का एमसीक्यू मैं कल डालूंगा और आपको उस पर जवाब देने चाहिए। अच्छी तरह से देखें उसको, कैसे प्रश्न बनते हैं। और वीडियो की जो क्वालिटी है इसको और भी इम्प्रूव करूँगा मैं। थैंक यू।